हो गया, ठीक है। देखिए अभी तक जो चल रहा है टॉपिक, अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट फॉर्म में एसी अपन चला रहे हैं। अभी तक जो इंट्रोडक्शन हुआ है उसके अंदर हमने देखा कि हमें जो अल्टरनेटिंग सोर्स मिले, उन्होंने हमें सबसे पहले दिया है अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जिसको मैंने लिखा है आपके पास E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्मेट में, ठीक है। ऐसे ही सर ऑन दिस बिहाफ हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट आया है, ठीक है, जो आप करंट की बात करोगे तो जो करंट आएगा वो भी रहेगा आपके पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों को ही हमने क्या बोला है, टाइम वेरिंग वैल्यूज, यानी टाइम के साथ में वेरी करती है। कैसे करती है, साइनोसुडली वर्क करती है, यानी कि एक तरीके से वेव करेक्टर के पास में लेकर आती है। दिस इज कॉल्ड वेव करेक्टर। ये कैसा लेकर आती है, वेव करेक्टर। ओके सर, जैसे ही वेव करेक्टर की बात की तो क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको वहां सिखाया है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई। ये मैंने बताया था किसी सिंपल हार्मोनिक चीज को करते हुए आप ऐसे लिखते हैं। अगर मैं कहूं वेव की बात करने के लिए तो मैंने आपको सिखाया था ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ फाई। दोनों चीज अलग अलग है, ध्यान से सुनना। दिस इज द डेफिनेशन और वैल्यू और इक्वेशन ऑफ वेव। ये क्या थी, वाइब्रेटिंग पार्टिकल की पोजीशन। दोनों में अंतर है, एक में पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है और एक में पार्टिकल वाइब्रेट करता हुआ चल रहा है। दिस इज कॉल्ड वेव। ये सिंपल क्वांटिटी। तो हम सिर्फ किसकी देख रहे हैं, मुझे यहां पोजीशन से लेना नहीं है करंट कहां पहुंच गया, मैं वेव नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ उसके वाइब्रेशंस पढ़ रहा हूं, उसके अल्टरनेटिव बिहेवियर को पढ़ रहा हूं कि वो किस तरीके से अल्टरनेट कर रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो हम यूज कर रहे हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई। बट सर फाई क्या था, आपने फाई क्या बताया आपको मैंने, याद है किसी को, क्या बोलते थे इसे फाई को, इनिशियल फेज। क्या कहते थे इसको, इनिशियल फेज। इनिशियली कितना है, जैसे कोई करंट है, सपोज करो मैंने तो आपको बोला कि यहां से शुरू कर रहा है, मैं बोलूं नहीं, कुछ करंट होते हैं वो यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इनिशियली वो कहां पे क्या कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज। क्लियर रहेगी बात आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके समझ जाओगे चीजों को। तो ये होता है आपके पास अल्टरनेटिंग करंट और किस तरीके से ये अपने वैल्यूज को आगे लेके जाता है। आज हमारा काम है, जब मैंने इसको टाइम वेरिंग को बताया तो मैंने बताया इसकी एवरेज वैल्यू में मैंने सीखा एक तो फुल साइकिल में हमने पाया कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 0। ई एवरेज भी कितना हो जाएगा, 0। जब हम इसको लेकर आए हाफ साइकिल पर तो कितनी हो गई, 0.637 आई नॉट, और ये कितनी हो गई 0.637 ई नॉट। जब हमने इसकी निकाली आरएमएस वैल्यू, व्हाट अबाउट आरएमएस क्या था, आपको क्या बताया था मैंने, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। शुरुआत कैसे की, हमेशा ध्यान रखना है, IRMS स्क्वायर RT इज इक्वल टू आई स्क्वायर, कौन सा वाला, AC वाला, ठीक है, RT या DT वाला इंटीग्रेट करना था तो DT, और इसको क्या कर लिया, इंटीग्रेट। कहां से कहा था, 0 से लेके T। बस इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व आउट किया तो जाकर मेरे को मिला मेरा IRMS
0.707 आई नॉट, और मेरा ERMS कितना मिला 0.707 ई नॉट। ये दो डेरिवेशन कल करवाए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने आने चाहिए और समझ में आना चाहिए। आज हम देख रहे हैं डिफरेंट सर्किट सिस्टम विद AC, डिफरेंट सर्किट सिस्टम विद AC। डिफरेंट सर्किट्स को हम सीखेंगे, क्योंकि अभी तक जो आज तक हमने पढ़ाई की उसके अकॉर्डिंग मेरे दिमाग में इलेक्ट्रिक डिवाइस के नाम पर कौन कौन आ चुका है मेरे दिमाग में, रजिस्टर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा इंडक्टर। ये तीन डिवाइस मेरे सिलेबस में आ चुके हैं, जो इनके बारे में मुझे डिटेल में स्टडी करनी है। तो एक AC सर्किट इनके साथ कैसे काम करता है, तो कैसे पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। प्योरली रजिस्टिव सर्किट एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रजिस्टर है, ना इंडक्टर है ना कैपेसिटर है, रजिस्टिव सर्किट। फिर पढ़ाऊंगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। हो सकता है क्या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पॉसिबल है? नहीं सर, क्यों? अरे हर चीज में तार होगा, और तार होगा तो आर होगा, लेकिन हम इमेजिन करेंगे, हम मानेंगे ऐसा कि हाँ हमारे पास जो हमारा वो है प्योरली कैपेसिटर सर्किट होगा, उसमें जो तार होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। लाइक दैट जब मैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोलूंगा तो मैं मानूंगा कि मेरे जो तार सर्किट को बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं उनका रेजिस्टेंस कैसा है, नेग्लिजिबल। किसी तार का रेजिस्टेंस मुझे नेग्लिजिबल बनाना है, मैं बना सकता हूं ना, मैंने दिखाया था उस दिन लैब में गए थे। क्या करूंगा, तार को चौड़ा कर दूंगा बहुत ज्यादा, ऐसा ऐसा तार बना दूंगा। क्या होगा इससे, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, लेंथ कम रेजिस्टेंस भी कम। मटेरियल कौन सा लूंगा, बहुत इजी वाले जिनकी कंडक्टिविटी हाई है, अच्छी कंडक्टिविटी है। सिल्वर ले लूंगा, सिल्वर ज्यादा महंगा पड़ रहा होगा, एल्यूमिनियम ले लूंगा, लमसम बराबर ही है, चीजें सही है इस तरीके से। क्या बात समझ में आई, बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, हो जाएगा, कर लूंगा, वो मेरा काम है। चलो सबसे पहले बात करते हैं प्योर रेजिस्टिव वायर। अच्छा, इसको इस वाले टॉपिक को जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिंपल पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के CBSE के हिसाब से चलेगा अभी, बाद में मेरे को JEE के हिसाब से अलग करना है। आपकी JEE में अलग दे रखा है थोड़ा सा कि कैसे करंट डीके चलता है इसके अंदर, उसका एक टॉपिक है, वो आपका IIT में नीट में तो है नहीं, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से वो चीज, IIT वालों को देख लेना, अब आज ही पढ़ा दूंगा क्लास के 10 बाद। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट तो कैसे करेंगे अपन, ये रेजिस्टेंस है, AC सोर्स को अब से आप दिखाएंगे कुछ इस तरीके से। अब से जब भी आपको कोई दिखाना होगा, जैसे बैटरी को दिखाते थे, सेल को दिखाते थे, अब से मैंने बोला है सर्किट में क्या लगा हुआ है, AC सोर्स। क्या कहेंगे इसको, AC सोर्स। अगर AC सोर्स होगा तो EMF कितना प्रोवाइड करेगा, E0 साइन ओमेगा t। ये दिखा रहा है वेव कैरेक्टर, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, कोई गारंटी नहीं है। जैसे सेल और बैटरी में क्या होता था, या प्लस या माइनस, तो प्लस से करंट जाता था, लेकिन यहां जब क्या आ गया, AC, तो AC आने से क्या होता है, कभी तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो करंट ऐसे जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे चलता रहेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है क्या, पक्का? तो कंसीडर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R। मान लेते हैं कोई सर्किट में रेजिस्टेंस कैसा है, R। मतलब कुल मिला के जा क्या रहा हूं, समझ आ रही बात? एक तरीके से जैसे तीन बच्चों को मैंने बुला लिया, चिल्ला, तू भी चिल्ला, मैं भी चिल्लाता हूँ, सब चिल्लाएंगे, तो सबकी साउंड रिकॉग्नाइज होगी अलग अलग। कोई अलग चिल्लाएगा, कोई अलग चिल्लाएगा, कोई अलग पिच पे चिल्लाएगा, कोई बहुत श्रिल चिपका है। जैसे लड़की की आवाज एकदम पता चलता है कि लड़की बोल रही है, क्यों? क्योंकि अपन देखते हैं उनकी आवाज श्रिल होती है, थोड़ी सी हल्की सी, लड़के थोड़े से ऐसे बोलते हैं, तो लड़का और लड़की की आवाज आप कनेक्ट कर लेते हो ना कि कौन लड़की है कौन लड़का है। इसी तरीके से हम एक वेव दे रहे हैं, वेव दे रहे हैं किसकी,
ईएमएफ की, वो वेव कन्वर्ट किस में हो जाएगी, करंट की वेव में। तो दोनों वेव्स जो चल रही हैं, जो वाइब्रेशन चल रहे हैं ईएमएफ के और करंट के, वो दोनों आपस में क्या लिंक कर रहे हैं वो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, कि दोनों में लिंकेज क्या है वो सुनना। ठीक है सर, पढ़ाओ आगे। ओके, तो कंसीडर कर रहे हैं एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट जिसका रेजिस्टेंस कितना है R। ओके सर, करेंगे। तो सर हमारे पास अगर सीधी सी बात करूं तो जो ओम्स लॉ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो हम जानते हैं आई का फॉर्मूला क्या होता है, E बाय आर। तो क्या लिखूंगा, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो इन दोनों क्वांटिटीज को मैं बनाकर क्या बना रहा हूं, आई नॉट। तो क्या बन गया, साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स मेरा ईएमएफ कैसा था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। मेरा करंट कितना बन गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं बोल सकता हूं इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट and EMF are both in a same phase। किस में चल रहे हैं, सेम फेज में चल रहे हैं। क्या बोलने का मतलब आया मेरा, दोनों का फेज कैसा है, सेम। मतलब कि जब मेरा EMF अपनी पीक पे होता है तो मेरा करंट भी पीक पे होता है, जब मेरा EMF जीरो होता है तो मेरा करंट भी क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, यानी कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। क्या मतलब है सेम फेज का, ये। अच्छा सर ये तो इजी था, ये तो आपने पहले बता रखा था। अभी रुक जाओ, अभी चीजें आ रही हैं। आर और सी दोनों मिलकर भी आएंगे, अकेला सी आएगा वो अलग तरीके से काम करेगा, सीखो। तो सर ईएमएफ कुछ अगर ऐसे चला है, तो हमारा करंट ये चला था ईएमएफ, तो यहां चलेगा क्या, करंट। करंट क्या चलेगा, यानी कि जब वो पीक पे था ये भी पीक पे था, जब वो जीरो था ये भी जीरो था। ये पॉजिटिव मतलब ये था जीरो, ये भी जीरो, ये नेगेटिव, ये जीरो, ये। इसे क्या कहते हैं, सेम फेज। रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर दोनों क्या चले हैं, सेम फेज में चले। ठीक है, समझ में आई बात आप लोग को, इसको समझो क्या हो रहा है। देखने को इसमें और कौन सा दे रखा है, ये तो नीट वाली है ना। हो गया, ठीक है। तो कैसे रेजिस्टिव सर्किट काम करता है, कैसे एक रेजिस्टिव सर्किट काम करता है आपने देखा किसी एसी सर्किट के अंदर। यानी कि कल को मैं बैटरी लगा दूं या एसी सोर्स लगा दूं, मेरे रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आते, रेजिस्टेंस अपने एज इट इज वर्क करता है जैसे वो पहले करता था। चलिए अब हम बात कर रहे हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट की। प्योर कैपेसिटिव यानी कि फॉर द प्रैक्टिकल, इसमें हम क्या डालेंगे, वी यूज नेग्लिजिबल रेजिस्टिव वायर। हम बहुत ही लो रेजिस्टेंस के वायर यूज करेंगे सर्किट में जब अपने को एक्सपेरिमेंट करना होगा किसी प्रैक्टिकल लैब के अंदर।
तो हम इस तरीके से काम करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो अपन कर सकते हैं कंसीडर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी कैपेसिटी का कोई फॉर्मूला। तो सर्किट कैसे बन जाएगा इसका? सर ये रहा हमारा कैपेसिटर और ये रहा हमारा एसी सोर्स। यहां पे ईएमएफ कितना हो जाएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये अपन दे रहे हैं इनिशियली, हम दे रहे हैं इनपुट। अब ये उसको कैसे ट्रीट करता है ध्यान से देखना। और मजे की बात बाद में देखेंगे कि होगा कैसे। सर अभी अभी आपने बोला था यहां से कभी करंट गया, फिर करंट उतरेगा, तो पहले तो कभी ये चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर यहां से चार्ज होगा, फिर यहां से डिस्चार्ज होगा। देखो बहुत मजे करता है कैपेसिटर। एसी सर्किट के अंदर एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर अलग ही वर्क कर रहा होता है। तो कैसे वो वर्क देखते हैं ध्यान से देखना। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस हम सब जानते हैं Q इज इक्वल टू, क्या बताया था? Q इज इक्वल टू CV। सो फॉर AC सर्किट Q की जगह क्या लिख रहा हूं? DQ। कैपेसिटेंस कितना है आपके पास में? C। या चलो एक बार छोड़ो, इसके जगह कितना लिख रहा हूं? Q चार्ज किसी टाइम पे आ रहा है, इज इक्वल टू C कैपेसिटेंस एंड V क्या है? वोल्टेज। यानी क्या लिखूंगा? E नॉट साइन ओमेगा। समझ में आ रही बात? Q कितना हो जाएगा? C E नॉट बोलूंगा, एप्सिलॉन नॉट मत बोलना इसको। E नॉट साइन ओमेगा टी। पता है सबको C क्या है? सर्किट का कैपेसिटेंस। E नॉट क्या है? पीक वैल्यू। साइन ओमेगा टी क्या दे रहा है? एक साइनोसॉइडल फंक्शन। ठीक है सर, ओके चलिए। तो सर हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। डिफरेंशिएट कर दे, डी बाय डी टी। यहां आ जाएगा तुम्हारा ब्रैकेट में C एप्सिलॉन सॉरी E नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए आगे। सर I इज इक्वल टू हो जाएगा, सर C कांस्टेंट है, E नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। C E नॉट बाहर आ गया, अंदर ब्रैकेट में कौन फंसा हुआ है? D बाय डी टी साइन ओमेगा टी। चलिए बताइए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉस, ओनली कॉस। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं? C E नॉट साइन का आता है सर कॉस ओमेगा टी। और कल सिखाया था कि अगर अंदर कोई वेरिएबल छुपा बैठा है तो उसको बाहर निकालेंगे, तो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यानी बना C E नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो एक कैपेसिटर में जो करंट आता है वो कितना आता है? C E नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा सर ये तो बात ठीक है, कॉस ओमेगा टी है, ठीक है। क्या कॉस ओमेगा टी को हम और तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। कहीं पे अगर कॉस ए लिखा है तो उसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए। बोलो, लिख सकते हैं। पर अगर मैंने साइन 90 माइनस ए लिखा तो अंदर से क्या आ जाएगा? नेगेटिव निकल के आएगा, दिक्कत करेगा। क्या मैं कहीं पे कॉस ए लिखा है उसे मैं साइन 90 प्लस ए लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? साइन 90 प्लस ए लिखूं तो कोई दिक्कत है? तो सर आपने सिखाया है ऑल स्कूल टू कॉलेज, अगर मैं 90 प्लस में गया तो साइन कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है। साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और अगर 90 प्लस ए लिखूं कोई दिक्कत नहीं है सर। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा, और पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। तो क्या मैं ये जो मैंने चीज लिखी इसे मैं लिख सकता हूं, एक फॉर्मूला बना के दे देता हूं आप लोग को कि सर कहीं पे अगर कॉस ए लिखा है तो आप उसे साइन 90 प्लस ए भी लिख सकते हैं।
90 प्लस ए भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू, देखो C कांस्टेंट, E नॉट कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है तो इनको मिलाकर एक कांस्टेंट डालूं I नॉट, नया कांस्टेंट, ठीक है। एंड cos ओमेगा टी को क्या लिख रहा हूं, साइन ए, ये सॉरी ओमेगा टी प्लस पाई बाय कोई दिक्कत, 90 का मतलब पाई बाय 2 है, एक ही बात है। तो मैंने मेरे करंट को कुछ इस तरीके से सेटअप कर लिया। क्या इंडिकेट कर रहा है सर, ईएमएफ जो था, ईएमएफ वो क्या था, साइन ओमेगा टी, मेरा वाला क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्या बोलूंगा सर, करंट मेरा आगे भाग रहा है, करंट मेरा क्या कर रहा है, आगे भाग रहा है, एज कंपेयर टू ईएमएफ मेरा करंट क्या है, आगे भाग रहा है। इसे कहते हैं करंट लीड्स, करंट लीड्स बाय अ ईएमएफ विद अ फेज एंगल पाई बाय 2। मतलब एक तरीके से 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या भाग रहा है, आगे भाग रहा है। तो इसको किस तरीके से सेटअप करेंगे, ध्यान से देखना। यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर मैं एक सिंगल इसमें लेकर आऊं आपके, तो आप कहेंगे कि ईएमएफ कहां से शुरू हुआ था, यहां से, यार डायग्राम ना चलो लो बात है। ठीक है, मजा नहीं आ रहा। इसमें स्टेटमेंट कैसे कसती है, देखिए, ठीक है, ये है किसका, आपका ईएमएफ, और ये किसका है, करंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये किसको लीड कर रहा है, अगर मैं सिंपल बोल रहा हूं तो E इज इक्वल टू कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या है, करंट, करंट का फॉर्मूला क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड प्लस पाई बाय 2, प्लस पाई बाय 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो जहां आपका ईएमएफ शुरू कर रहा है अपनी जर्नी, कहां से, जीरो से, टाइम जब जीरो था तो ये भी किस पे था, इस पे, तो ये कुछ इस तरीके से गया, नीचे आया, फिर गया, एंड फिर कहां आएगा, अपने जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, वहीं आपका ये वाला जो है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है। 90 डिग्री आगे चलने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। 90 डिग्री आगे चलने का मतलब ये है, 90 डिग्री चलने का मतलब ये है कि जब ये यहां था, इस वाली ग्राफ को पकड़ के खींच लो 90 डिग्री, दिस इज 90, जीरो, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, दिस इज 2 पाई। तो जब भी मैं बोलूं पाई आगे चल रहा है, इसको पकड़ के लाइन को खींच लो,
कहां से ग्राफ शुरू होगा? यहां से शुरू होगा 90 का मतलब। और सर वैसे भी सर मेरा इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, वो भी कॉस ही तो था वो, और कॉस का ग्राफ यही तो होता है। तो ऐसा ग्राफ कहां शुरू होगा? जब ये 0 पे था तब ये कहा था अपने मैक्सिमम पे, फिर जब ये अपने मैक्सिमम पहुंचा तो ये कहां पहुंच गया? 0। बोलो बात सुन नहीं? पक्का? फिर ये ग्राफ आपका किसका होगा? तो दोनों में अंतर समझ रहे हो? दोनों के फेज, यानी कि अगर दोनों को साथ में बनाऊंगा तो कुछ अब इस तरीके की चीजें दिखने वाली है तुम लोगों को। अगर मैं साथ में डालूं इस चीज को तो सर दिस इज द ईएमएफ, बट दिस इज द इस तरीके से साथ में चलेंगे, इस तरीके से। समझने की बात आ गई? सर आपने छोटा क्यों बनाया है? अरे भैया करंट हमेशा ईएमएफ से क्या होता है? छोटा। एक्चुअली इसको भी यही जाना था। क्या बात समझ आ गई? पक्का ग्राफ कैसे बनेंगे समझ में आ गए? ये पेपर में बना के आने, आपको कैपेसिटर का डायग्राम आएगा, चीजें आएंगी, आपको एक ग्राफ समझ में आने चाहिए, बनाने आने चाहिए। कब 0 है, कब ये आपके पास π/2 पे है, कब ये आपके पास पाई पे है, कब ये आपके पास 3π/2 पर है, और कब ये आपके पास 2π पे है। ये सारा आपको बनाना आना चाहिए घर पे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ग्राफ को बनाने की, आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। कुछ देखो समझ में आया कि नहीं आया? आ जाएगा? बोलो। सुजैन नहीं आई आज? सुजैन हो जाएगा? पक्का? चले आगे, चले आगे। अब देखना थोड़ा टिपिकल चीज, वापस आओ। ध्यान से देखो सर, यहां तक तो समझ में आ गया। बात समझ में एक नहीं आ रही क्या कि ये जो I0 निकाला है आपने, इस I0 का फॉर्मूला आपने बना लिया है अपनी बातों में C ओमेगा E0। ये किसका फॉर्मूला है? I का। सर ये करंट है, सबको पता है। ये वोल्टेज है, वोल्ट में मेजर जो करते हैं वो है, ठीक है। तो 101% करंट का और वोल्टेज का कभी ऐसा रिलेशन तो हमने देखा ही नहीं है। हमने तो ओम्स लॉ में पढ़ा है I = V/R, यानी कि करंट अगर यहां है, वोल्टेज वो है, तो कुछ भी कोई भी चीज कहां होनी चाहिए? डिनोमिनेटर में, ना कि न्यूमरेटर में। हाँ यार सही बोल रहे हो। जैसे ही मैंने इस बात को पकड़ा तो बना मेरा I0 should be equivalent to E0, that is the peak value of voltage, divided by 1/ωc। क्या कोई फर्क पड़ा मेरी बात पर? क्या ये बात और ये बात में अंतर है क्या? एक ही तो बात है, 1/, में लिखा है, जाके तो ऊपर ही जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन देखने का नजरिया बदल गया कि जो चीज वोल्टेज को डिवाइड करती है, इट बिहेविंग लाइक अ रेजिस्टेंस। किसकी तरह काम करती है? रेजिस्टेंस। जब इतनी बात समझ में आई तो हमें पता चला जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट था, जो प्योर कैपेसिटेंस था, वो आज तक कभी किसी को रेजिस्टेंस नहीं दिखाता था, लेकिन अब एसी करंट को क्या दे रहा है? एक प्रकार की रेजिस्टेंस दे रहा है, रुकावट दे रहा है, यानी मना कर रहा है कि मेरे अंदर से मत जा करंट, रुकावट दे रहा है।
किस वैल्यू से रिकॉर्ड दे रहा है? 1/ओमेगा c। और इस चीज को हम लोग नाम देते हैं इन केस ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर इन फ्यूचर, तो मैं नाम दूंगा इसको देंगे इम्पीडेंस, क्या कहेंगे इसको? इम्पीडेंस, जिसको डिनोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेड। वर्क करता है एज अ रेजिस्टेंस, वर्क करता है एज अ रेजिस्टेंस, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? तो आप बोलोगे यूनिट हो जाएगी इसकी ओम। क्या यूनिट होगी इसकी? ओम ही हो जाएगी इसकी यूनिट। फॉर्मूला कैसे करोगे, लिखोगे? तो आप बोलोगे कि सर फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में इम्पीडेंस जेड यूनिट ओम हो गई, तो जो करंट का जो फॉर्मूला लिखेंगे उसको लिखेंगे XC। क्या लिखेंगे? इसका लिखने का तरीका क्या होगा? XC, एंड फॉर्मूला बन जाएगा 1/ओमेगा c। ये क्या है? तो सर दिस इज द रेजिस्टेंस provided by capacitance to AC current alternating किसी अल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/ओमेगा c। 1/ओमेगा c, यूनिट क्या होगी इसकी? ओम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कहते हैं इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर। वर्क एज अ रेजिस्टेंस, जैसा काम क्या है? एसी करंट को रोकना। क्या डीसी करंट को रोकेगा? ना। किसको रोकेगा? एसी करंट को। अच्छा सर, समझ गया। यानी कि थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, फॉर कैपेसिटर हमने सीखा XC का फॉर्मूला 1/ओमेगा c, एंड फ्रॉम आर प्रीवियस नॉलेज हमें सबको पता है कि सर ओमेगा जो आपने सिखाया था वो होता था 2π/t। 2π/t को हम कह सकते हैं 2π फ्रीक्वेंसी। 2π फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जैसे फॉर इंडिया मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी है? 50 हर्ट्ज। अमेरिका में कितनी है? 60 हर्ट्ज। हमारे जितने भी डिवाइस चलते हैं वो कितने पे चलते हैं? 50 हर्ट्ज पे चलते हैं। हाँ हाँ, अपने 60 चलते हैं। हाँ 60। हाँ, इंडिया में कितना चलेगा? 60, और अमेरिका में चल रहा है 50। ओके, ठीक है। तो जैसे सपोज करो फॉर इंडिया दिस इज कॉल्ड 60, हमारे 60 हर्ट्ज पे चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये फॉर्मूला कम्स आउट टू बी XC शुड बी 1/ओमेगा की जगह कितना लिखूंगा? 2πf/c। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। पक्का? फॉर DC अगर डायरेक्ट करंट आ रहा है तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एक करंट है जो अपने आप को बदल ही नहीं रहा, चुपचाप चल रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0। अगर डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। तो उसके लिए अगर XC निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? 1/0, यानी कि इनफाइनाइट। तो ये हमारे सर्किट को जो हमने कैपेसिटेंस पढ़ाया था, तो एक बात बोली थी, मैंने कहा था बाद में सिखाऊंगा, तो आज उस बात को प्रूव कर रहा हूं कि फॉर द डीसी यानी कि बैटरी और सेल के लिए एक कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? इनफाइनाइट। यही तो बात थी, तब मैंने कहा था कि एक कैपेसिटर है उसे किसी सेल से जोड़ दो तो थोड़ी देर बाद पहले तो क्या करेगा? चार्ज होगा, और चार्ज होने के बाद करंट को क्या कर देगा? सप्लाई को बंद कर देगा। अब करंट फ्लो ही नहीं करेगा। याद है वो भी कराया था, जैसे कैपेसिटर लगा दिया और यहां बल्ब लगा दिया, तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे क्या होगा? बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? यहां कैपेसिटर लगा रखा है, यहां बल्ब लगा रखा है, बताओ। व्हेन वी स्विच ऑन करंट जलेगा नहीं जलेगा? हाँ, वेरी गुड। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, सर आपने अभी बताया थोड़ी देर तक तो जलेगा, क्योंकि थोड़ी देर करंट चलता है। कब तक? जब तक कि कैपेसिटर पूरा चार्ज ना हो जाए।
तो अपने इनिशियल फेज में ये बल्ब जलेगा और थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये सर्किट अब क्या हो चुका है, एक इंसुलेटर, कैपेसिटर बिहेविंग लाइक अ इंसुलेटर। याद है मैंने कहा था इन अ स्टेडी स्टेट कैपेसिटर को गायब कर दो सर्किट से, क्योंकि वो क्या कर चुका है, सर्किट को खत्म कर चुका है। तो अब सर्किट से खत्म हो गया, बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ। क्या बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, क्लियर है? फॉर एसी अल्टरनेटिंग करंट, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना इम्पीडेंस कम होगा, उतना इम्पीडेंस कम होगा। यानी कि अप्लायंसेस चलाने में मजा किसको आता है, अमेरिका को या इंडिया को? अमेरिका को आएगा ना यार, उसका रजिस्टर, उसका क्या है, 50 है, तो 50 है तो 50 है, तो उसका इम्पीडेंस यानी कैपेसिटर कम बिजली खा रहा है, कम रोक रहा है। इंडिया वाले का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या उल्टा बोल रहा हूं? उल्टा, उल्टा है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कहां, इंडिया की ज्यादा, फ्रीक्वेंसी इंडिया की ज्यादा तो इम्पीडेंस कम, इनवर्स रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, कम। यानी कि हमारे तरफ डिवाइसेस क्या चल रहे हैं, अच्छे फ्लो में चल रहे हैं एज कंपेयर टू अमेरिका। अमेरिका हम देखेंगे तो आपको 50 हर्ट्ज का मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। यानी कैपेसिटर एसी में कैसे काम करता है आपको आता है, डीसी में कैसे काम करता है आपको आता है। मैंने आपको दोनों चीजें सिखा दी है। क्लियर रहेंगी बात? पक्का? ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्योर इंडक्टिव, अच्छा उससे चलो ये बात समझ में आ गई? पक्का? अब मैं आपको सिखा रहा हूं फेजर डायग्राम। क्या सिखा रहा हूं? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी with the help of rotating वेक्टर की हेल्प से किसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना, दिखाना। अगर प्रीवियस बात करूं तो एसएचएम के अंदर मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी और कहा था कि एसएचएम के अंदर y इज इक्वल टू, अगर मैं a साइन ओमेगा टी लिख रहा हूं, दैट मीन्स कोई पार्टिकल की पोजीशन, जैसे मैं साइन कहता हूं तो साइन का मतलब क्या है, ऊपर नीचे, इस तरीके से। तो पहले कहा था जीरो, ये रहा जीरो। ध्यान से सुनना, एक साइनोसोडल कर्व को अपन किस पे दिखा सकते हैं, सर्कल की फॉर्म में। यानी कि कोई पहले किस में था, जीरो पे, लो जीरो ये रहा। फिर वो पहुंचा अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, मैक्सिमम पोजीशन पे, लो पहुंचा दिया आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पर। फिर उसे नीचे डाउन करके जीरो ले आया, लो वापस जीरो करके लेकर आ गया। फिर एक्सट्रीम नेगेटिव में चले गए, लो एक्सट्रीम नेगेटिव में चले गए। सर वापस अपनी पोजीशन जीरो पे आ जाओ, लो वापस अपनी जीरो पे आ गए। क्या बात समझ आई? यानी कि कोई चीज अगर मैं साइन के अंदर बनाता था, उसे मैं सर्कल की फॉर्म में भी बना सकता हूं। उसके बाद अगर आपको याद आ रहा है तो अगर मैंने किसी फॉर्म को इस तरीके से लिखा था, इसे मैंने क्या कहा था, एम्पलीट्यूड। तो इसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड, इस तरीके से। इसमें ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ये ए। किसी टाइम पे वो पार्टिकल कहां है उसकी पोजीशन दिखानी है तो हम कैसे दिखाते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। कितने एंगल पे है, थीटा इज इक्वल टू, क्या सिखाया था मैंने आपको, ओमेगा टी। तो हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोलूंगा तो क्या बोलोगे, सर आपने सिखा दिया, मतलब कि क्या होगा, ये रहा आपका वेक्टर, किसका, ईएमएफ का, जो कितने के बराबर है, ई नॉट
साइन ओमेगा टी। ये एंगल कितना होगा? यानी कि आपने मुझे सिखाया था कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो जितने एंगल पे कौन होगा? ईएमएफ होगा, उतने ही सर्किट पे उतने ही एंगल पे कौन होगा? करंट भी होगा। तो करंट का डायग्राम भी कैसे बनेगा? मैंने एरो छोटा बनाया है, क्यों? करंट हमेशा क्या होता है? ईएमएफ से छोटा, वो भी कितने एंगल पर? ओमेगा टी पर। ये क्या हो जाएगा आपका? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? पर अगर मैं इसी को फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए बनाऊंगा तो सर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाऊंगा सर? सबसे पहले बनाओ ईएमएफ। ये रहा मेरा ईएमएफ, ई नॉट ओमेगा टी। पर सर आपने सिखाया प्योर कैपेसिटर सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो क्या होता है? लीड करता है। कितने एंगल से? π/2 90 डिग्री से। यानी कि मेरा दूसरा ग्राफ क्या बनेगा? ये रहा मेरा ईएमएफ, इससे 90 डिग्री दिख रहा है। ये मेरा क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू आई नॉट। क्या बात समझ में आएगी? ग्राफ कैसे बना रहा हूं, फेजर डायग्राम बनाने समझ में आ गए? देख लो एक बार, समझ लो, बोलो एक बार, देखो समझो। नहीं समझ में आया तो फिर पूछो, फिर बताओ सर की बता दो, एक बार बता दो। इजी है, वेक्टर बनाना है, एंगल लिखने हैं। मैंने बोला कोई चीज लीड कर रही है 60 डिग्री से तो क्या करता? 90 जो 60 लिख देता, 30 बोलता तो 30 दिखा देता। ये सब आपको एसएचएम में सिखा रखा है मैंने। अभी 90 बोला तो 90 में लीड करा दिया, और कुछ नहीं किया। हाँ बोलो। हाँ मैंने वो आज फिक्स कर रखा है। करें? क्या बात समझ में आ गई? पक्का हो जाएगा? फेजर डायग्राम समझ में आ गए? बोलो। इजी है? पीछे तुम लोग को आ रहा है जरूर समझ में? प्योर इंडक्टिव सर्किट अब करा रहा हूं, प्योर इंडक्टिव सर्किट का। यानी कि कैसा सर्किट जिसमें सिर्फ क्या है, समझ रहे हो? इसका सिर्फ बोल रहा हूं, जब होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि अगर मैं इंडक्टर भी बनाऊंगा तो किसी ना किसी तार से बनाऊंगा, और तार होगा तो रेजिस्टेंस भी होगा। तो सर क्यों पढ़ा रहे हो फालतू? गलत मैंने बता दिया। लो मान लो, क्या मान लो? उसका रेजिस्टेंस कैसा है? नेग्लिजिबल, मैंने बताया था आप लोगों को। तो उसके हिसाब से अपन इस चीज को कर रहे हैं। तो अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होता तो कैसे काम करता, ध्यान से देखता। तो कंसीडर अ सोलेनॉइड, solenoid of इंडक्टेंस L। मान लेते हैं उसका इंडक्टेंस कितना है? L। तो कैसा बनेगा सर्किट में?
ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा एसी सोर्स, जिसकी वैल्यू क्या सिखाई मैंने आपको, ये तो हम हमेशा देते ही, ठीक है। अब इसमें से करंट जाने वाला, इसमें से करंट जाएगा, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, और एसी है बार बार चेंज करेगा, बार बार चेंज होगा, और इंडक्टर को तो ये चाहिए, जैसे उसको करंट में चेंज दिखता है वैसे तो एक्टिवेट हो जाता है। तो कितना खतरनाक काम करने वाला है कि इंडक्टर एसी के साथ में, वो आप देखेंगे। तो सर ठीक है, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी जा रहा है। सर इसके ऊपर कितना ईएमएफ आएगा, तो आपने हमें सिखाया था जो इसके ऊपर ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला आपने सिखा रखा है, माइनस का एल डी आई बाय डी टी, यही है फॉर्मूला, माइनस का एल डी आई बाय डी टी। इसमें वोल्टेज कितनी है ई, ओके। तो मैं यूज कर रहा हूं अप्लाई किरचॉफ लॉ, इस सर्किट में किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं। किरचॉफ लॉ लगाऊंगा तो इसके अंदर जो ईएमएफ है ई माइनस का एल डी आई बाई डी टी, सबका सम कितना होने वाला है, जीरो। लूप रूल यही था, लूप रूल कि इसके ऊपर कितना ईएमएफ है ई, इस पे कितना है एल डी आई बाई डी टी, दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, टोटल जीरो। यानी कि E इज इक्वल टू बन गया एल डी आई बाय डी टी। क्लियर, शिफ्टिंग करो तो सर डी आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास में E बाय एल डी टी, ठीक है। ये है तुम्हारा डी आई, ई की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय में कौन आ गया, ठीक है। फॉर नेट करंट इंटीग्रेट बोथ साइड में क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं। ऐसा करने पे क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। इंटीग्रेशन किसका करने वाला हूं, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय एल का। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला क्या बन गया सर, इंटीग्रेशन के बाहर कौन आ जाएगा, ई नॉट बाहर आ गया, एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में कौन फंस गया, साइन ओमेगा टी डी टी। कल ही बात की थी, सबको पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, अबे कल ही तो बताया था, माइनस कॉस। तो क्या बताया था आप लोगों को, तो ये बन जाएगा आपके पास में माइनस ई नॉट अपॉन एल, साइन ओमेगा टी का होता है, सॉरी माइनस तो ये मैंने वो निकाला है, साइन का जब करूंगा तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस ये रहा, लिखूंगा कॉस ओमेगा टी। जहां मैंने डिफरेंशिएशन में बोला था कि ओमेगा मल्टीप्लाई करता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड करता है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा तुम्हारे ओमेगा। क्लियर है, तो कुल मिलाकर बात बन गई ई नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस का कॉस ओमेगा टी। कॉस जो है वो नेगेटिव शो कर रहा है, कॉस क्या है, नेगेटिव शो कर रहा है। तो मैं कॉस को अगर लिखना चाहता तो लिख सकता था ए 90 माइनस ए, अगर मैं नेगेटिव इनपुट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, ए माइनस 90। यानी कि सपोज करो अगर ऐसे लिखा है कॉस, सॉरी कहीं पे लिखा है माइनस कॉस, इधर लिख देता हूं, माइनस का कॉस ए लिखा है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस इस कॉस ए को क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस ए। नेगेटिव को अंदर इंट्रोड्यूस करूं तो क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस, क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस 90। तो जैसे ही मैंने आपके सामने बात रखी तो आप कह रहे हैं कि अच्छा अब ठीक है सर, करंट का फॉर्मूला जो आपने बनाया वो बन गया ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये आपका जो बना था माइनस का कॉस ओमेगा टी, इसे आप लिख रहे हो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल
अच्छा, कोई बेवकूफ ये होता है क्यों बार बार साइन में कन्वर्ट कर रहे हो? अरे मुझे कंपेयर किससे करना है? मुझे कंपेयर इससे करना है, ये साइन में है तो मुझे उसको साइन में बनाना ही बनाना है, मेन बात तो वही है। तो क्या लिखूंगा इसको? सर इसको आप लिख लो, नेगेटिव को रखो बाहर, इसको लिख सकता हूं मैं साइन 90 यानी कि π/2 माइनस का ओमेगा टी। ठीक है, इस माइनस को अंदर एंट्री दूंगा तो क्या बन जाएगा? बात समझ आ गई? सर ई नॉट कॉन्स्टेंट, ओमेगा कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट, तीनों क्वांटिटी कॉन्स्टेंट, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो मेरा ईएमएफ था वो साइन ओमेगा टी था, लेकिन मेरा करंट क्या है? ओमेगा टी से माइनस π/2। यानी कि इसके लिए स्टेटमेंट ये लिखूंगा, in a pure inductive circuit current lag behind with a phase angle π/2। तो क्या लिख सकता हूं? करंट lag behind with phase π/2 यानी कि 90 डिग्री π/2 के फेज से क्या चल रहा है? पीछे चल रहा है। अच्छा, यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, कलर चेंज नहीं होता क्या इसका? क्या होगा इस बार? ये जीरो से उठेगा, मैक्सिमम पे, मिनिमम पे, नेगेटिव पे, जीरो पे। कौन है? ईएमएफ। ये कौन है आपके पास? आपका ईएमएफ। अब ये क्या चल रहा है? पीछे कितने से? 90 डिग्री से। यानी कि पहले तो जब मेरे को 90 प्लस करना था तो ग्राफ को पकड़ के खींचा था, अब इस ग्राफ को धक्का दूंगा और आगे। तो यानी कि इसका मैं अगर फोरकास्टिंग करूं तो ये कहां होगा? यहां से शुरू करूं, जब वो अपने जीरो पे आएगा। जब वो जीरो पे था ये नेगेटिव पे था, जब वो अपने पॉजिटिव पे गया तब जाके कहीं ये बेचारा अपने जीरो पे आया। जब वो अपने वापस इस पे आया तो हम गए अपने मैक्सिमम पे। क्या समझ में आई बात आप लोग को? तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा आपके पास? आपके करंट का साइन ओमेगा टी माइनस का π/। क्या बात समझ में आई? दोनों में अंतर कैसे है? तो जहां कैपेसिटर करंट को धकेल रहा था आगे चल, मेरे से आगे चल, वहीं ये हमारा इंडक्टर क्या बोल रहा है? मेरे से पीछे चल। दोनों देखो अलग अलग दो डिवाइसेस, तीन डिवाइसेस कैसे कैसे एसी के साथ डील कर रहे हैं ये अपन सीख पा रहे हैं। चलिए इसको और डिस्कस करते हैं।
सर जैसे कि पता चला कि आपका जो करंट आई आया है वो आया है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सर जो ये आई नॉट आपने निकाला था, ये अगर मैं पीछे अपने देखूं तो दिख रहा है कि ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। सर ये तो अपना बना हुआ है, करंट वोल्ट डिवाइड में जो भी आएगा वो बिहेविंग लाइक अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। जो हमें कौन ऑफर कर रहा है? इंडक्टर ऑफर कर रहा है। तो इसको कहेंगे, जहां उसको एक्सी कहा था इसे कहेंगे एक्सएल। एक्सएल फॉर्मूला बना ओमेगा एल और फॉर द कैप, इसको अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लेके जाएंगे तो ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ एल। तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या बन गया? 2 पाई एफ एल। तो अगर कल को मुझे किसी ने पूछा फॉर डीसी डायरेक्ट करंट जहां फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0, एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी? 0, यानी कि एक्सएल जो होगा 0 हो जाएगा। तो फॉर डीसी बिहेव लाइक कंडक्टर, यानी कि एक सेल को इंडक्टर कैसा दिखता है? कैपेसिटर, कंडक्टर की तरह आराम से घुसो, कोई करंट में कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर डीसी के सामने कौन आ रखा है? डीसी के सामने कौन आ रखा है? कैपेसिटर। तो उसको क्या दिखेगा? इंसुलेटर लगा है सामने इंसुलेटर लगा है। और अगर सामने कौन दिख गया? डीसी, तो क्या लगा है? कंडक्टर लगा हुआ है इंडक्टर के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको अपने दिमाग में सेटअप करनी है। और फिर से वही बात, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो मुझे ऑफर क्या होगा? इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे देगा? ज्यादा देगा। यानी इंडिया के लिए ये हमें क्या देने वाला है? ज्यादा, एज कंपेयर टू यूएसए। ठीक है, तो आप इस चीज को भी समझ सकते हैं कैसे क्या करना है। इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? ओम। एक्सेल की यूनिट भी क्या हो जाएगी? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्यों?